नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सता रही है कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, कौन सा बस स्टैंड से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया और मोहनपुरा सिंचाई परियोजना की सफल कार्यप्रणाली देखने के लिए कौन सी टीम पहुंची राजगढ़। सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और मौसम के बदलाव को लेकर फैल रहे बुखार से निपटने के लिए जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। लोगों को वायरल, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू आदि बुखार से बचाने के लिए एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी स्तर तक अभियान चलाकर घर घर लोगों को जलभराव, जल जमाव न करने का अभियान शुरू व जागरूक किया जाना है। जिलाधिकारी ने आज इसको लेकर जिला अस्पताल का दौरा किया और सभी स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से वार्ता कर विकास भवन को भी अलर्ट करने के दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी बुलंदशहर रविंद्र कुमार आज जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनके हालचाल की जानकारी ली और उसके बाद संबंधित डॉक्टरों से पूछा कि किस तरीके के बुखार के मरीज अस्पताल में आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं और क्या हालात हैं। डॉक्टरों से जानकारी लेने के बाद उन्होंने आयुष्मान कार्ड की भी बनाने की समीक्षा की, जिसके लिए अगले सप्ताह से अभियान भी चालू होने के बारे में जिलाधिकारी ने बताया। अभी सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में आपके घर आयुष्मान भारत का सेकेंड फेज अभी चालू होगा। फर्स्ट फेज कार्ड बनाने का हमारा मार्च में और इसकी कार्य योजना के बारे में ये इफेक्टिव ढंग से चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे हुए परिवार हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बन सके, इसी बारे में मीटिंग ली गई है। अब हम लोग के लिए इसमें में भी अभी डायरेक्शन दिया गया है और हो भी रहा है। जो नगर पालिका और ग्राम पंचायत विभाग है वो जल निकासी, झाड़ियाँ काटना, साफ सफाई का काम कर रही है और जो छिड़काव है एंटी लार्वा का उसका भी काम कर रहा है। अभी हम लोग MYC से नीचे जाके ANM स्तर से यहाँ कंट्रोल रूम से समस्त ANM से कांटेक्ट किया जाएगा और ANM फर्दर आशा से कांटेक्ट करेंगे कि आप गांव-गांव में जाके पूछिए जिनको भी जाड़ बुखार एवं अन्य सिम्टम है उनकी सूची बना के उनका ट्रीटमेंट की कार्रवाई की जाएगी। तो पैरेलल में हम लोग ग्राम प्रधान से काम के बाद में जब मौसम बदलता है थोड़ा सा और कुछ जगह जगह पानी का जल भराव भी होता है, तो तरह तरह के जो वेक्टर जनित रोग हैं, जो मच्छर वगैरह से होने वाले या वायरल बुखारों का प्रकोप सामान्यतः इन दिनों में होता ही है। उसी तरह से वायरल बुखार के रोगी इन दिनों बढ़े हुए हैं। अस्पतालों में थोड़ा सा ज़्यादा संख्या में रोगी आ रहे हैं। इन्हीं में कहीं डेंगू, मलेरिया इस तरह के कोई रोगी तो नहीं हुए हैं। इसके लिए हमें जो है रोकथाम के लिए हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, कई दिन पहले कर दी थी। उसके लिए हमने MIC की मीटिंग ली। उन्होंने अपने नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं, जो ANM या उनके नीचे आशा वगैरह, उन तक ये संदेश पहुँचाया कि अपने क्षेत्र में अलर्ट रहें कि अगर कोई किसी गली में या किसी मोहल्ले में ज़्यादा संख्या में रोगी हैं तो उनका जो तुरंत सूचना दें और अगर ऐसा लगता है कि संभावित मलेरिया या डेंगू के संभावित रोगी है तो इसकी भी अलग से नाम नोट करके बताएं, जिससे कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बचाव के लिए बचाव के लिए ये है कि अब यहाँ से हम अपने यहाँ से कंट्रोल रूम जो हमने स्थापित कर रखा है CMO कार्यालय में, वहाँ से सारी ANM को हम कॉल कराएंगे और उनसे बात करके ये रिपोर्ट लेंगे कि उनके क्षेत्रों में, वो अपनी आशाओं से रिपोर्ट लेंगे उनके क्षेत्रों में या उनके गाँव में कि इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा वायरल का या मलेरिया का या इस तरह का संभावित डेंगू का कोई प्रकोप तो नहीं, जिससे जल्द से जल्द वहाँ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट। लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने आज कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना राजौत के ASI किशोर सिंह टांग को ग्राम संदला के बस स्टैंड से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ASI टांग के एक मामले की विवेचना कर रहे थे, जिसमें फरियादी का नाम नहीं जोड़ने तथा धारा न बढ़ाने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आज जैसे ही ASI टांग ने रिश्वत ली, वैसे ही लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथ धर दबोचा है। लोकायुक्त पुलिस ASI टांग को सरदारपुर के सर्किट हाउस लेकर पहुंची, जहां आगे की कार्यवाही की गई। जी भैया, आज वो एक मामला में भैया को मामूल थो वही में ASI पैसा मांगा था। कितना पैसा मांगे? बहुत दे चुका था पैसा आने ने और 1-1.5 लाख रुपये तो दे चुके पहला और 30,000 रुपये हाथ दिया। तो लोकायुक्त पुलिस इंदौर से ट्रिप कर दिया। मामला क्या था तो? वो कहीं नहीं थी, नॉर्मल धारा थी 323 वगैरह थी, छोटी मोटी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पर ये 307 कर रहे थे, उसमें धारा बढ़ाने के चक्कर में वो मेरा भी फर्जी नाम लिख रहे थे, जबकि मेरा FIR में नाम ही नहीं है। मेरा नाम लिखने के एवज में भी मांगी हुई, जबकि मैं उस दिन सरदारपुर था। FIR में भी सामने वाले भी नहीं लिखा है नाम। उसके बाद भी जबरन मेरे को फंसा के जीते। आपका नाम? परमानंद भैया।
ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 7 की धारा के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिसमें फरियादी परमानंद दैया जिसका परिवार समाज के अन्य लोगों के साथ में झगड़ा हुआ था, जिसके काउंटर केस दर्ज किया गया था थाना राजौद के अंतर्गत, जिसमें ASI किशोर सिंह टाक द्वारा इसकी विवेचना की जा रही थी, जिसमें फरियादी के परिवार के 7 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध था। इसका नाम ना जोड़ने और धारा ना बढ़ाने के एवज में रुपए की मांग की जा रही थी। तो फरियादी रुपए नहीं देना चाहता था और वो इसको रंगे हाथों पकड़ाना चाहता था, इसलिए फरियादी ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर जाकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत का आवेदन दिया। आवेदन के बाद में उसकी श्रीमान के निर्देश अनुसार उसकी तस्दीक की गई और उसमें आज हमने उसको रंगे हाथों 30,000 रुपये की रिश्वत राशि लिख के लेन देन करते हुए पकड़ा गया है और अभी उसके भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। सरदारपुर से कैमरा पर्सन संदीप पटेल के साथ अजय सिंह भाबर की रिपोर्ट। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। उक्त बातें अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष गंगा पार प्रयागराज सैयद कमर रिजवी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिससे बीजेपी के बड़े नेताओं को डर सता रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने निचले स्तर से ऊपर तक एकजुट होकर गरीब बेसहाराओं की मदद में लगे हैं और महंगाई के खिलाफ आए दिन हल्ला बोल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे जनता जाग गई है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में 2022 और केंद्र में 2024 में जरूर पूर्ण बहुमत से बनाएगी। परिचय? मेरा नाम कमर रिजवी है, माइनॉरिटी सेल का जिलाध्यक्ष हूँ, गंगापार इलाहाबाद। जो आजकल देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहर के हों, ब्लॉक के स्तर के हों, विधानसभा स्तर के हों, जगह जगह अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में 2022 में आप कुछ कर सकते हैं बीजेपी के और सपा के, बसपा के रहते हुए? 2022 में सबसे पहले 2022 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं और इसी के डर और दहशत की वजह से चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी के रूप में अपने कार्य को निभा रही है, अपने दायित्व को निभा रही है और बीजेपी के बड़े नेताओं में यही बात का डर है क्योंकि कांग्रेस न कभी खत्म होने वाली पार्टी है और न कभी डरने और दब के कार्य करने वाली पार्टी है। कांग्रेस हमेशा गरीबों, यतीमों, लाचार इन लोगों के लिए और बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और बढ़ चढ़ के लिए इनके लिए सहयोग करने का आश्वासन देती है, सहयोग करने का प्रतिज्ञा करती है और आने वाले दिन में हम पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। तो किस तरह से आपकी तैयारियां हो रही हैं या कौन सा कैंडिडेट प्रतापपुर, हंडिया, सोराव से आ रहा है, कुछ इसके बारे में बताएंगे? अभी कैंडिडेट कौन आ रहा है ये हाईकमान इसका निर्णय करेगा, लेकिन यहाँ किस तरीके तैयारी हो रही है आप देख रहे हैं कि मंडल जिले वार यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। कल फूलपुर में इक्को के सामने पाठक गेस्ट हाउस में प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस चल रहा है और जिस तरीके से बूथ स्तर से लेके न्याय पंचायत स्तर से लेके ब्लॉक स्तर से लेके तहसील स्तर से लेके जिला स्तर तक जिस तरीके से कांग्रेस का एक संगठन तैयार हो रहा है, आने वाले दिन में एक इतिहास रचेगा कांग्रेस और 2022 में एक मिसाल बनकर कामयाबी की कदम चूमेगी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की वृद्ध मोहनपुरा सिंचाई परियोजना की सफल कार्यकारिणी देखने के लिए आज कर्नाटक से सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर की टीम आई। कर्नाटक में अपर भद्रा परियोजना का काम चल रहा है। उस परियोजना को राजगढ़ की मोहनपुरा परियोजना जैसी सफल बनाने इस योजना को देखा गया व गांव में जाकर इस परियोजना की उपलब्धियां देखी व इस परियोजना से लाभ पा रहे किसानों से चर्चा की। बता दें कि जिले की मोहनपुरा वृद्ध सिंचाई परियोजना से जिले के पौने 200 गाँव में प्रेशराइज्ड पाइप से स्काडा पद्धति से पानी पहुँचा रहा है व किसान लाभान्वित हो रहे हैं। जिनके खेतों में पानी नहीं होने से फसलें ही नहीं कर पाते थे, वे जमीन होने के बावजूद पलायन कर मजदूरी करने पर मजबूर रहते थे। इस परियोजना से वर्ष 2023 तक 700 गांव लाभान्वित होने का लक्ष्य रखा गया है। आज यहाँ हमारे पास कर्नाटक शासन से एक मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक टीम यहाँ पर आई है। राघवन साहब मुख्य अभियंता और उनकी टीम ने पूरा प्रोजेक्ट का मुआयना किया। इसमें हमने पंप हाउस और स्कैडा कंट्रोल सेंटर सब कुछ बताया
और यहाँ पूरे सुबह 10 बजे से लेकर उन्होंने पंप हाउस देखा, स्कैडा सेंटर देखा, फिर फील्ड में जाके जो डेमो फार्म्स के उस योजना को समझा। So we are also planning the same type of projects in Karnataka, but before going to implement, we thought to visit Madhya Pradesh projects. Yesterday also we had been to Punasa lift. Today we are visiting this Mohanpura irrigation project. Actually, so far we have heard, but today we have seen with my eyes, and my team is very much heard about this irrigation project. Really speaking, so it is the most successful project. So this project success, there are many people are behind this. It is a team, what our project director told. It is a really a good team they have made. So, राजगढ़ से सीनू संवाददाता रामबाबू चौहान की रिपोर्ट। विगत दिनों ट्विटर एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक यति नरसिंहानंद नामक व्यक्ति के द्वारा महिलाओं एवं विशेष तौर पर राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी की गई। इसके विरोध में शहर महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष यास्मीन शेरानी एवं महिला कांग्रेस अध्यक्ष मीना बग्गा के नेतृत्व में दो बत्ती थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए नरसिंहानंद के पोस्टर की चप्पलों से पिटाई की और इसके पश्चात दो बत्ती थाना प्रभारी पाटनवाल को आवेदन देकर भारतीय दंड विधान के अंतर्गत धारा 509 में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। महाराज को महिलाओं के लिए टिप्पणी की उन्होंने क्या कि महिलाएं राजनीति में तो आती है पर एक नखेल के रूप में रहती है, एक पुरुष के पास जाती है दूसरे, तो ऐसे महाराज को क्या ऐसी महिलाओं के बारे में बात करना शोभा देता है? क्या वो एक महिला से पैदा नहीं हुए थे? क्या उनकी माँ महिला नहीं थी या उनकी बहन एक महिला नहीं थी? अगर ऐसे महाराज महिलाओं के लिए आशोभनीय बात करेंगे तो पूरी महिला कांग्रेस, पूरा कांग्रेस दल ऐसे महाराज का विरोध करेंगे और उनको उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की हम मांग करते हैं। पूरा हमारा संगठन हमारे साथ है। अगर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं किया तो अभी तो सिर्फ हमने जो थाने में आके एफआईआर दर्ज करने की बात करी है, और अगर ये महाराज अपनी बातों से बाज नहीं आता है और इसको अगर गिरफ्तार नहीं किया गया है तो पूरी कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी और ऐसे महाराज को उनके वहाँ जाके और जूते मारेगी। रतलाम शहर महिला कांग्रेस की जो लीडर्स हैं वो कांग्रेस के लीडर्स द्वारा एक ज्ञापन अभी थाने पर दिया गया है और उस संबंध में हम वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा कर रहे हैं। कार्रवाई एफआईआर कुछ हुई है क्या? अभी तो ज्ञापन दिया है आपके सामने, बता के गए हैं कि हमने एफआईआर कराई है, अभी ज्ञापन दिया है। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज पुलिस ने 4 वर्ष पूर्व हुए खौफनाक और दिल दहलाने वाली घटना का खुलासा किया है। पत्नी, 2 बच्चे और एक दोस्त की शातिराना तरीके से हत्या करने वाले युवक राकेश और उसकी प्रेमिका रूबी महिला सिपाही सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में महिला सिपाही के प्यार में अंधे आशिक ने अपनी पत्नी व दोनों बच्चों की हत्या कर उनके शवों को नोएडा स्थित अपने ही घर के बेसमेंट में दबा दिया था, जबकि दोस्त की कासगंज में गला, दोनों हाथ काट कर हत्या की थी। साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से उनको जला दिया था। हत्या का खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो हत्या का खुलासा कासगंज पुलिस द्वारा किया है, 4 मर्डर्स का एक साथ एक व्यक्ति द्वारा करने के बाद ये खुलासा जो है वो किया गया है। ये मर्डर का खुलासा, चारों मर्डर जो है लगभग 4.25 साल पहले राकेश नाम के व्यक्ति ने इसने किए थे। उसने अपने परिवारजनों के साथ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर, इसकी शुरुआत नोएडा से होती है, जिसमें इस व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ मिलके अपने बच्चों की, 2 बच्चे 1.5 साल और 3 साल और अपनी पत्नी की हत्या की थी। इसने तीनों डेड बॉडीज़ को अपने ही घर में गाड़ के उसमें सीमेंट का फ्लोरिंग उसने बनवाया था। नेक्स्ट दिन ये व्यक्ति नोएडा पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाता है। मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के बाद इसकी जो हरकतें हैं वो थोड़ी सी संदेहास्पद होती है, इसीलिए लड़की के पिता को कुछ संदेह होता है। वो 156(3) में लगभग 6 महीने बाद नोएडा में एक मुकदमा कायम करते हैं दहेज उत्पीड़न का और अपहरण का, क्योंकि 6 महीने तक इसमें कोई जो है वो प्रगति रिकवरी नहीं होती है। इसी बीच में इन मर्डर्स के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद इस व्यक्ति ने अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर और एक ये जो घटना है वो कारित करता है।
इन तीनों मर्डर्स को छुपाने के लिए और खुद की आइडेंटिटी को छुपाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि खुद की मृत्यु हो चुकी है, या एक व्यक्ति जिसका नाम कलुआ है, जो इसी के जो है गांव गंगीली अलीगढ़ के रहने वाला है, उसको ये दोनों लोग शराब पिलवाने के लिए कासगंज लेकर आते हैं। कासगंज में इसकी सर काट के, हाथ काट के इसकी हत्या करते हैं। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव दिग्विजय सिंह आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा थे। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसान विरोधी बिलों पर, पैकेजेस पर, लेकिन न लोकसभा न राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी शाह की सरकार को ये मंजूर नहीं किया और उन्होंने मना कर। आखिर इन मुद्दों पर चर्चा संसद में नहीं होगी तो कहाँ हो? एक तरफ यूपीए सरकार में और उसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकारों में जब इस प्रकार के जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की मांग की गई, चर्चाएं हुई, बहस हुई, उन्होंने विपक्ष चर्चा करना, सरकार का करना और जनता के सामने, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी जो है पूरे तरीके से सत्ता का केंद्रीकरण कर रखा है। पटना से सीनू संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। बदमाश को पकड़ने में असफल रही पुलिस। आखिर जब कोई पुरानी रंजिश का मामला नहीं है तब किसने मारी गोली? मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बाजार में सन्नाटा पसरा है। हत्या की वजह बनी अबूझ पहेली। पुलिस मृतक और घायल के आसपास तिल संदिग्ध लोगों को उठाकर पूछताछ कर रही है। घायल प्रेम शंकर सरोज पंचायत चुनाव के दौरान गांव में चुनावी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन उस दौरान मामला ठंडा हो गया था। पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है। मृतक और घायल के साथ बैठने वाले गांव और बाजार के लोगों को ले जाकर पूछताछ कर रही है। फतेहपुर गांव से लेकर रखा बाजार तक मातम का माहौल व्याप्त है, जिसमें पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए है। वहीं थाना प्रभारी कंधाई नीरज बालिया के खिलाफ व्यापारियों सहित ग्रामीणों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। आरोप है कि अगर थाना प्रभारी निरंतर बाजार से लेकर अन्य जगहों पर सुबह शाम व्यस्त रहते तो शायद घटना इस तरह की ना होती। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा नारकोटिक्स तस्करी में लिप्त नारकोटिक्स माफिया के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन रीवा उमेश जोगा के नेतृत्व में नारकोटिक्स रैकेट के विरुद्ध आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। रीवा जोन की नारकोटिक्स इंटेलिजेंस यूनिट लगातार इन नारकोटिक्स तस्करों की नेटवर्क की निगरानी कर रही है। गुरुवार को पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा, पुलिस महानिरीक्षक अनिल सिंह कुशवाहा व पुलिस अधीक्षक सतना धर्मवीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार जैन एवं नगर पुलिस अधीक्षक सीएसपी विजय प्रताप सिंह परिहार के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए थाना कोलगवा पुलिस द्वारा एक ट्रक को जब्त कर कुल 11 क्विंटल 70 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ 34 लाख रुपए है। गंजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। किस तरह से पुलिस ने प्लानिंग की थी इनके आरोपी तो पहुंचने में, कितनी तादाद में पकड़ा गया है? ये मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा जी और पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी साहब समय समय पर हम लोग निर्देश देते हैं पुलिस मुख्यालय के द्वारा कि नशीले पदार्थ विक्रेता के खिलाफ और ये लोग सप्लायर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। इसी चीज़ को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में चारों एसपीज के द्वारा जो सूचना मिलता है वो अपना सूचना संकलन का कोऑर्डिनेशन के तहत एक स्पेशल यूनिट बनाया गया था। इसी तात्पर्य में कल एक सूचना मिली थी रात को
कि इस प्रकार का कोई एक ट्रक जो है उड़ीसा से निकली हुई है और इसका सतना के द्वारा रीवा पहुंचने वाली है, ऐसा इसका फाइनल डेस्टिनेशन मुखबिर द्वारा बताया गया है। ये सूचना हमने पुलिस अधीक्षक सतना और DIG रीवा अनिल कुशवाहा को दिया था कोऑर्डिनेशन के लिए। तो इन लोगों ने रात में ही इस पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी करके ये बीच रात में सफलता प्राप्त किया था। इस ट्रक को चिन्हित करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें लगभग 1170 क्विंटल गांजा केजी जब्त हुआ है, मतलब 1170 केजीज। इसके पूर्व में भी जोन में काफ़ी इस साल गांजा के खिलाफ कार्रवाई हुआ है। तो अब तक इस कार्रवाई को भी जोड़े जाएंगे तो लगभग 7000 किलो तक का गांजा पूरा जोन में चारों जिलों द्वारा पड़ी गई है। सतना से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ।